बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द करंट व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन किराम, इंसानी तारीख़ में जो नाउन तारीख़ है उसमें बहुत सारी ऐसी शख्सियात गुज़री हैं कि जिन्होंने तारीख़ के ऊपर बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं। अगर वो इंसानी हमदर्दी, इंसानियत की फ़लाह में काम करते रहे हों तो तारीख़ ने हमेशा उनके अल्फाज को सनहरी हरूफ में लिखा है। लेकिन दूसरी जानिब जिन लोगों ने इंसानियत के लिए एक ऐसा किरदार अदा किया, ब्रुटैलिटीज़ की, इंसानियत का कत्ल किया या किसी भी तरह इंसानियत को नुकसान पहुँचाया, तारीख़ ने उनको भी माफ़ नहीं किया। अभी माजी करीब की हम मिसाल ले लें, अगर अडोल्फ हिटलर जिसने लाखों इंसानों को, करोड़ों इंसानों को कत्ल किया, तारीख़ ने उसको माफ़ नहीं किया और आने वाले वक्त में अडोल्फ हिटलर का हमेशा नाम एक कातिल के तौर पर याद रखा जाएगा। अडोल्फ हिटलर की तारीख़ के ऊपर जो गर्व थी वो अभी पढ़ना शुरू हुई थी कि दुनिया को एक नया हिटलर मिल गया जिसको मोदी कहा जाता है। फाशिस्ट मोदी का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। इस मोदी ने वो तारीख़ी इक़दाम किए हैं, वो जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें कायम की हैं जिनसे इंसानी तारीख़ शायद इससे पहले ना वाक़फ़ थी। आप इस मोदी के हवाले से अगर इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो ये एक ऐसा शख्स समझा जाता है जिसको बुचर यानी कसाब कहा जाता है। गुजरात का ये कसाई 2002 में गुजरात का वज़ीर आला बना तो इसने सैकड़ों मुसलमानों को तह तेग किया और इसी वजह से इसकी आलमी सफ़र पर डिप्लोमेटिक जो इसकी सरगर्मियाँ थी उनको मुअत्तल कर दिया गया और अमेरिका में इसके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन मेयार चूँकि बदलते रहते हैं, अमेरिका का मंजूर नज़र आज अगर मोदी है तो कल शायद कोई और था और आने वाले कल में शायद कोई और होगा। इस मोदी के हवाले से जो मालूमात, जो रिसर्च, इसकी हिस्ट्री बैक बताती है वो ये है कि ये आरएसएस का एक लाइफ टाइम मेंबर है और आरएसएस एक ऐसी जमात है जो इंतहाई तंग नज़र, मोतसिब और मुस्लिम कुश जो पॉलिसी है उस पर गामजन है। मोदी ने हमेशा मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखा, हमेशा मुसलमान इसकी आंख का कांटा बने रहे और ये हमेशा मुसलमानों को तह तेग करता रहा। जब बीजेपी की हुकूमत बनी और नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार मिला तो इसने अपनी सुतम ज़रीफ़ी की तमाम हदें पार कर दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस इंडिया का आइन उसे देता था उसको ख़त्म कर दिया और 370 और 35A को अब्रोगेट करने के बाद रियासत का तशख़्ख़ुस मस्ख़ करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो सिर्फ एक इस मौजू के लिए डाइवर्ट कर दी और रियासत का तशख़्ख़ुस ख़त्म करके वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया। जुल्म की इंतहा यहाँ तक न हुई, जब भी कोई रियासत के अंदर मजलूम कश्मीरी मोदी के हवाले से या इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से आवाज़ बुलंद करता, अपनी सदाए इत्तेजाज बुलंद करता तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता। हाल ही में एक वाक़या पेश आया जिसमें हमने देखा कि एक छोटा मासूम बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल 3 साल से ज़ायद न है, वो अपने नाना के साथ बाज़ार में शायद कोई चीज़ लेने के लिए गया और उसके नाना को गाड़ी से उतार कर मार दिया गया। इंसानी तारीख़ ने शायद जुल्म की ऐसी मिसाल इससे पहले नहीं देखी। भारत का ये मकरूह तरीन चेहरा पूरी दुनिया के सामने तो अब खुल के आ गया है, लेकिन नाम नहाद लिबरल्स और इंसानी हुकूक के अलम बरदार तंजीमें शायद मोदी से आज भी आंखें चुराने में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। दुनिया में जितनी महज़्ज़ब ममालिक हैं, दुनिया में जितनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, इंसानी हुकूक के नाम पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी कि इंसानियत सोज मंजर देखा गया कि जब वो बच्चा अपने नाना की लाश के ऊपर बैठकर उससे लिपट लिपट कर रो रहा था। और भारतीय मीडिया को देख लें, उनकी मक्कारी अयारी का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो फौजी जिन्होंने उस बच्चे को उठाया वो उसको गोलियों से बचा रहे हैं। जुल्म की इंतहा, एक तरफ तो आप गोलियों से खुद छलनी करें और दूसरी तरफ अच्छा बनने के लिए, अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए, शो करने के लिए आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दें कि आपने उस बच्चे को बचाया। यही फौज जो इंडिया की बहादुर फौज बनी हुई है, जो निहत्ते कश्मीरियों पर तो हर किस्म के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ती है, इसी फौज का जब सामना होता है चाइना की फौज के साथ, लद्दाख की जो वादी गलवान है उसमें, तो इनके फौजियों को डुबो डुबो कर
मार दिया जाता है। इंडिया किन पॉलिसियों पे गामजन है और वो खित्ते के अंदर मजीद कौन सी जुल्म की दास्तानें रकम करने के लिए जो है वो मसरूफ़ अमल है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद शहीर सियालवी को, जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं चौधरी फैसल, जो चेयरमैन हैं सेंट्रल कमेटी स्टेट यूथ पार्लियामेंट के। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शहीर साहब, ये बताइएगा कि जैसे ब्रूटैलिटीज़ का जिक्र किया जाता है तो जुल्म सितम की तमाम तर जो मसाले हैं वो पीछे रह जाती हैं। हालिया वाक़या जो मकबूजा कश्मीर में पेश आया, क्या मोदी का यह चेहरा और इसके ऊपर अब दुनिया को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? वरना तो ये तेज़ धूप चुपती मुझे भी है, मैं चुप खड़ा हूँ कि तू साहिबा में है। इशारा मेरे किस तरफ है ये समझदार समझ जाएंगे। मुझे दुनिया से कोई तवक्कुआत नहीं है। कश्मीर के नाम पे चंदे बटोरने वालों से तवक्कुआत थी, कश्मीर के नाम पे नहीं बोलता आगे। मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सी बताऊं, किस हद तक भारत का मुसलमान मजबूर है। मैं रबीउल अव्वल शरीफ में, मदीना शरीफ में मौजूद था। गालिबन 12 रबीउल अव्वल थी या 11 रबीउल अव्वल थी कि फ़ैसला आना था बाबरी मस्जिद का कि क्या इसको मस्जिद बनाया जाए या जो मस्जिद शहीद की गई है इस जगह पे मंदिर बना दिया जाए। खैर फैसला आना था, पूरे मदीना शरीफ में हवा चल रही थी, पाकिस्तानी भी परेशान थे, हिंदुस्तानी भी परेशान थे तो सारे मुसलमान वहाँ पे उम्रे पे आए हुए थे, तो सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। तो इंडियन मुस्लिम्स से बड़ा उठना बैठना हमारा हुआ। मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गया, मेरे साथ एक बंदा जना कैप पहन के बैठा हुआ था। मैं उसकी डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन वो भारत का एक बहुत आला रुतबे पे फाइज, सरकारी रुतबे पे फाइज एक शख्स था। उस शख्स को कॉल आती है और उसके गालिबन किसी मीडिया वाले की ही कॉल आती है कि आपके क्या तासुर है, जिस तरह मीडिया वाले चैनल्स कॉल पे ले लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा मैं असल में मुल्क से बाहर था तो मैंने देखा नहीं। अच्छा फ़ैसला आ गया? नहीं, मेरे तो क्या तासुरात होंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, नो कमेंट। फिर आगे उसने कुछ कहा होगा, नहीं यार आप मुसलमान हैं, आपका कुछ तो राय होगी, तो मुसलमान आप गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी के रुकन हैं, आपकी कुछ तो राय होगी। उसने कहा नहीं मेरी कोई राय नहीं है, बस मैंने कह दिया ना मेरी कोई राय नहीं है, बस जो कोर्ट के ऑर्डर है हम उसकी कदर करते हैं। इतने में उसने कॉल बंद की और मुझे जब वो कॉल पे बात कर रहा था मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि इस कदर बेगैरती। लेकिन जब कॉल बंद हुई तो वो सर झुका के रोने लग गया। मैं कमर पे हाथ रख के मैंने कहा सर फैसला आ गया? कहता हाँ। मैंने कहा क्यों, क्या आप क्यों नहीं बोले? कहते डू यू थिंक कि मुसलमान वहां का कुछ कर सकता है? मैंने कहा इतने बड़े ओहदे पे फाइज आदमी, वो तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने फिरते हैं, अमेरिका बरतानिया के बाद ये हिंदुस्तानी, आपने कुछ नहीं कहा? क्या आपको इख्तियार नहीं है, आपको राइट्स नहीं है? आप लोग तो वो छोटी मोटी माइनॉरिटी तो नहीं है, आप लोग 30 करोड़ 25 करोड़ है वहां पे। कहता है शहीर साहब हमें खुद को भारतीय या देशभक्त प्रूव करने के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़ता है, और जब तक भारत के परचम में दफन ना हो जाए हमें मुहिब वतन नहीं समझा जाता। आज भी भारत के मुसलमान को पाकिस्तानी समझा जाता है। मैंने कहा कैसे पता नहीं, मैं तो अपने बच्चों को रोकता हूं, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता है तो ये पटाखे बजा रहे होते हैं मुंबई के बाजारों में, चेन्नई के बाजारों में। इनकी पता नहीं क्या एफिलिएशन है पाकिस्तान के साथ कि ना पाकिस्तान से इनका किसी के साथ राब्ता है, लेकिन कौन सी इमोशनल अटैचमेंट है मेरी समझ से बालातर है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आरएसएस, शिवसेना, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि, सिंगटन, संघ परिवार, बीजेपी, ये तमाम तंजीमें चाहे सियासी हों या अस्करी हों, इनमें से किसी पे पाबंदी लगी है? नहीं। क्यों? ये जो ह्यूमन राइट्स के सो कॉल्ड चैंपियन सर बने हुए हैं, आप मुझे ये बताएं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का राग अलापने वाली वो आंटियां जिनको आसिया मलूना पे तो बहुत तकलीफ होती है,
आफिया सिद्दीकी नजर नहीं आती, जिनको किसी नुक्कड़ में किसी माइनॉरिटी के बंदे को, जिसको हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी से ज्यादा यहाँ माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, वहां पर उन्हें तकलीफ हो जाती है इसे चींटी ने क्यों काटा। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जाके गिरता है अफगानिस्तान में, इन गंदी आंटियों को तकलीफ क्यों नहीं होती। ये ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन बने फिरते हैं, लिबिया में जुल्म हुआ, सीरिया में जुल्म हुआ, लेबनान में जुल्म हुआ, अफगानिस्तान में जुल्म हुआ, पैलेस्टाइन में जुल्म हुआ, इराक में जुल्म हुआ। इराक में 2003-04 में ये हमें आके सीढ़ियाँ पाकिस्तान में बांटी गई थी और कहा गया था ये हज और उम्रा की सीढ़ियाँ हैं, इसमें तरीक़ाकार बताया जाता है, और वो फेंकी गई लोगों के घरों के सामने। ये कई लोगों ने हमें यह बात बताई, और जब वो कंप्यूटर में डाल के चेक करते थे तो इराक की बरहना वीडियोस थी जहां मुसलमान मर्दों और औरतों को, बहन भाइयों को कहा जाता था सिट स्टैंड करो, ताकि ये इबरत हासिल करें कि अमेरिका की खिलाफ वर्जी करने का ये अजाला भुगतना होता है। लिहाजा अगर हम अफगानिस्तान में घुस रहे हैं ना तुम्हारे भाई को कत्ल करने के लिए, उसकी दाढ़ी नोचने के लिए, तो तुमने चूं चरा नहीं करनी। नहीं, इसमें कसूर तो अमेरिका का भी है, लेकिन बैसित मुस्लिम उम्मा का आप कसूर नहीं देख रहे। जब मुसलमान की तलवार पे सर औरत और शराब आ जाए ना, तो वो बुज़दिल और बेगैरत हो जाता है, वो जंग आलूद हो जाती है। फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करने के काम तो आती है, वो कश्मीर, बर्मा और फ़लस्तीन की मजलूम बहनों के सामने उनके हक के लिए उठने का काम कभी नहीं आएगी। तो क्या इस सारे ज़मन में पाकिस्तान को आप शरीक करार नहीं दे सकते? सबको करार दे रहा हूँ, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम लोग कितना तड़प रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले जो पिछले 70 सालों से हम पे काबिज है ना, जिन्होंने उस दौर में 20-20 रुपए के इवज एक एक मुजाहिद को शहीद किया था 1857 की जंग आज़ादी में, उन्हीं की औलाद है। वो शजरे निकाले ना ज़रा, आधे तो वो काबिज है हमारे ऊपर हुकूमत में, चाहे इस पार्टी की हुकूमत हो या उस पार्टी की हुकूमत हो, जिनके बाप दादा को कहा गया था कि जी घोड़े पे बैठो, दस्तार पहनाई और कहा कि मगरिब तक दौड़ाओ, जहाँ तक की ज़मीन कवर की, तुम वहाँ के नवाब वडेरे, ये इतने दर्जनों गांव तुम्हारे अंडर आ गए। और जब वो ज़मीनें ख़त्म हो गई तो फिर बहुत बड़ी बड़ी गदियों का गदी नशीन भी बना दिया, जहाँ पर औकाफ का बंदा नहीं होता था, या जहाँ पर कोई गदी नशीन का असल वारिस नहीं बैठा होता था कि चंदे खाओ बैठ के। पाकिस्तान में होप के तौर पे इमरान खान को देखा जा रहा था, यूथ की तरफ से, जो एक पढ़ा लिखा तबका जिसको आप समझते हैं उसकी जानिब से। तो आप इमरान खान की गवर्नमेंट और इससे जो माजी की हुकूमतें थी उनमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं देख रहे? इमरान खान के 21 में से 16 वज़रा तो वो हैं जो मुशर्रफ के दौर में थे। क्या आफिया सिद्दीकी वापस आएगी? अगर वो वापस आई, इन्हीं वज़रा की वजह से तो वापस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अगर वो वापस आ गई तो उसने तो मुंह खोल लेना है, बता देना है कि कौन कौन मुलव्विस था मुझे बेचने में। तो ये जो मसनद वजारत पे बैठे हुए हैं, ये तो गलियों में टंगे हुए होंगे। आज बता दें कौन कौन मुलव्वस था। ये तो आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आके बताएगी ना कि इमरान से बेहतर कौन जानता है। कैबिनेट के लोग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भेजने में मुलव्वस थे। क्या उस हुकूमत की इजाजत के बगैर अमेरिका आके यहाँ से ले जाता है? आप इमरान खान की कैबिनेट में 16 वज़रा, मुशर्रफ के वज़रा, मुशर्रफ के जितने वज़रा थे जो आज इमरान खान की कैबिनेट में बैठे हुए थे, वो आफिया सिद्दीकी के स्कैंडल में या उसको यहाँ से भेजने में मुलव्वस थे। सर आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, बात बहुत सीधी सादी सी है। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक बंदा हराम टोपी करके आता है, आपको नहीं पता होगा? आप मुझे ये बताएं ना, ये एक बंदे का काम नहीं होगा। एक बंदे ने लाइन ट्रेस करके बताई होगी कि कराची में अपने घर से निकल रही है। लोकेशन ट्रेस करना किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दूसरा बंदा जाके उठवाएगा। वाइड सोर्स लोकेशन ट्रेस ना ना ना, वाइड सोर्स। मैं आपको ये जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान के उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने लोकेशन ट्रेस करवाई हो। मैंने तो नहीं कहा, मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। किसने भेजा होगा कि जाके इसे अरेस्ट करो? डील करने वाला वो नहीं होगा, हो सकता है तीसरा बंदा बैठा हुआ। आप समझने की आपके इस मौजू पे हम दोबारा आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। नहीं, बहुत तवील जो जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, फैसल साहब से मैं ये पूछूंगा। फैसल साहब, 5 अगस्त से आज तक कश्मीर के अंदर कर्फ्यू जो है वो बदस्तूर जारी है। कितनी मुश्किल ज़िंदगी होगी वहाँ पे?
अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खून की किस्तें तो कई दे चुके, मगर खाके वतन हक अभी तक अदा क्यों ना हो सका। आप मुझे ये बताएं कि आपने पिछले 4 महीने से लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, कोई आपने सामान लेना है या, और इन सारी सिचुएशंस में आपके सामने इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, आप कोई चीज़ मंगाते हैं वो आपको डोर स्टेप पे डिलीवर करने के लिए आ जाता है। कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन 5 अगस्त कब से है, इसको साल होने को है जो कर्फ्यू है, बल्कि 2 साल होने लगे हैं इसको। इस सारी सिचुएशन में मुझे ये बताएं कि बात अगेन वही करूँगा मैं कि क्या हमारा कोई हक नहीं है? हमें तो अपनों से गिला है ना, गैरों से क्या शिकवा करें कि अमेरिका आ गया, अक़वाम मुत्तहिदा आके या चाइना आके या कोई बाहर से आके हमें वो इमदाद देगा और हमारी मदद करेगा कि नहीं आपके भाई हैं कश्मीरी, इनको हम आज़ाद करवा लें। ऐसा तो नहीं होगा। जब तक हम खुद स्टेप नहीं लेंगे कोई नहीं आएगा हमारे साथ। और पाकिस्तान को मुमकिन है क्या स्टेप लेना चाहिए? इंडिया के ऊपर अटैक कर देना चाहिए? देखिए, एक तो बात है कि मैं बड़ी सिंपल सी बात करूँगा कि इसका दर्स तो हमें कुरान ने भी दिया है, हदीस ने भी दिया और इस्लाम ने भी दिया है। जिहाद का दर्स तो हमें इस्लाम ने दिया है, लेकिन सिचुएशन ये है, आप कुछ चीज़ें आपने दिखानी होती हैं जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता चलता है और वो आपके साथ बनते हैं इस वजह से कि ठीक है इनमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, उधर मोदी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, जो बाबरी मस्जिद को इंडिया में शहीद किया गया, उसके बदले में आज जब मोदी का इस गवर्नमेंट के अंदर जो सिचुएशंस आप देख रहे हैं मुसलमानों के साथ की गई, उसके अलावा आर्टिकल 35B को जो मुअत्तल किया गया, इस सारी सिचुएशन में आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके साथ साथ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है कि आप मंदिर बनाएं। पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है कि उनका पायलट गिरफ्तार किया, आप चाय पिला के वापस भेज दें। पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है कि अगर उनकी तरफ से कोई एग्रेशन है तो आपने एग्रेशन से नहीं पेश आना, बल्कि आपने उनके गेटों में बैठ जाना है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, बस इस लड़ाई को यहाँ ख़त्म करें, आप घर जाएं, मैं भी घर जाता हूँ। ये हल नहीं है, किसी तो और भी हल नहीं है। ये जो आपने सवाल मुझसे किया है, सेम सवाल खान साहब ने असम्बली के अंदर भी किया था। वैसे खान साहब वाहिद शख्स से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में पूरी में जिन्होंने पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, खान साहब ने यही सवाल असम्बली के अंदर किया। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत सरबरा एक इस्लामी मुल्क के, क्या आपको ये चीज़ ज़ेब देती है कि आप इतनी बुज़दिली के साथ लोगों से बात करें? आपको तो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहना चाहिए था कि अगर आप सारे मेरे साथ हैं तो मैं आज ही कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए फ़ौज को ऑर्डर देता हूँ मूवमेंट का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा वो जो अपोजिशन के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर चंद लोग थे जो ये चाहते थे कि ये मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए, उन मूवमेंट को खान साहब के इस बयान ने ख़त्म करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, एक बुज़ुर्ग शख्स मसनद इक़्तिदार पे विराजमान है इस वक्त। शहीर साहब, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, हम तो बेहतरीन किस्म का रिटेलिएट भी करते हैं, हम मज़ामत भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो जो बात फैसल साहब कह रहे हैं कि क्या मसला कश्मीर का वाहिद हल जो है वो जंग की सूरत में ही नज़र आता है? आप मुझे ये बताएं, पिछले 72 सालों में कोई एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो कि मुसलमानों के हक़ में हो, नॉट फॉर कश्मीर, पूरी दुनिया के 175 करोड़ मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान के हक़ में कोई एक करारदाद? अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जहाँ पर 5 चौधरी बैठ के पूरी दुनिया के मुकद्दर का फैसला करते हैं। क्यों? यानी सबका वोट एक जैसा नहीं है, सबकी कदर कीमत एक जैसी नहीं है। पूरी दुनिया के ममालिक फैसला करें कि जनाब हम इस रेजोल्यूशन को पास करवाते हैं, उन 5 चौधरियों में से एक भी कह दे कि नहीं तो नहीं, अमेरिका के नो तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमीर और ताकतवर ममालिक के घर की लौंडी है, और अक़वाम मुत्तहिदा जिस दिन ला के आपको प्लेट में कश्मीर दे देना कि ये लें जनाब, इस पे आपका हक है, उस दिन ला के मुझे फांसी दे दीजिएगा। नहीं तो वाहिद हल जंग रह जाता है। आप समझते हैं पाकिस्तान जंग का मुतम्मिल है? सर आप मुझे ये बताएं, इसके अलावा कोई चारा है तो मुझे बता दें।
मैं तो यही समझता हूँ एक चीज़ ऐड करूँगा मैं, मुझे एक बात बताएं, आज अफ़गानिस्तान आपसे कितना पीछे है? अफ़गानिस्तान तो हमसे बहुत सारे मामलात में पीछे, हर चीज़ में अफ़गानिस्तान आपसे पीछे है। आपने अर्तुगरुल ड्रामा शुरू हुआ हुआ देखा होगा आपने। अब सारी चीज़ ये है कि आप अर्तुगरुल को तो उससे तो इंस्पायर हो रहे हैं, हाँ। कि यार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया 2000 जंगजुओं के साथ 2000 जंगजुओं के साथ। आप अपने दौरे हाजिर के अर्तुगरुल को देखें ना। अगर अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, सब जानते हैं किसने किया, ठीक है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। अगर उस वक़्त हमारे जैसे हुक्मरान वहाँ बैठे होते जो कहते कि इस वक्त हम जंग के मुतामिल नहीं हो सकते, तो वो क्या करते, वो मुल्ला उमर को और उसामा बिन लादेन को बेच देते, और आज जहाँ हम खड़े हुए अफ़गानिस्तान हमारे साथ स्टैंड कर रहा था। गैरत, उन्होंने जंग नहीं की, सारी बात गैरत की है। अगर गैरत हो तो 313 भी काफ़ी होते हैं, और गैरत ना हो तो 56 इस्लामी मुल्कों का अलाइंस भी कुछ नहीं कर सकता। कश्मीर के अंदर माओ बहनों की इज़्ज़तें लुटती रहती हैं, बर्मा के अंदर बेटियों के साथ जुल्म होते रहते हैं, लेकिन उन 56 इस्लामी ममालिक का अलाइंस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें फुकदान है गैरत का। और जहाँ गैरत फुकदान नहीं है वहाँ आप उनकी एग्जाम्पल देख लें। गैरत की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के आपस में कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, इश्तराक की बात कर रहे हैं। हमारे पास भी तो OIC जैसा फोरम है, तो OIC का फोरम भी क्या इनएक्टिव है, या उसमें वो मुझे बताया ना OIC के फोरम में क्या फैसला होगा कि कश्मीर में होने वाले मजालिम की मजम्मत करते हैं, यही होता है। मजम्मत से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता ना। तो पाकिस्तान कश्मीर आज़ाद हो गया नहीं, क्या इस तमाम सिनेरियो में OIC को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? मुसलमानों के जितने ममालिक हैं, आप कुछ भी नहीं करना की बात कर रहे हैं ना, किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने हिस्से की जंग आपको खुद लड़नी होती है सर। कुछ करना होता ना तो लाल मस्जिद का ऑपरेशन ना होता, कुछ करना होता ना तो आज फाटा ना जल रहा होता, कुछ करना होता ना तो आज ये जो फ़लस्तीनी हमारी तरफ देखते हैं तो हम कहते नहीं नहीं ये गद्दार हैं, इनको कहो कि जी हम अपने मसाइल में उलझे में, तुम कौन होते हो हमारी तरफ उम्मीदें लगा के बैठने वाले। पूरे आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, 12-14 हज़ार की तनख्वाहें दे दे के वो नाम नहाद दानिश्वरों को कि जनाब आर्टिकल लिखो कि भाई ये तो फलां बैंड ऑर्गेनाइजेशन है फ़लस्तीन में जो कह रही है पाकिस्तान आए हमारी मदद करे, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इधर आ जाए हमारी मदद के लिए, तो इंडिया इस पर काबिज हो जाए, तो पता नहीं क्या क्या मिथ तैयार करके लॉन्च कर दी जाती है। तो कश्मीर की माएँ बहनें भी तो देख रही हैं ना कि वो पाकिस्तान आए, उनकी मदद करे। पाकिस्तान मदद क्यों नहीं कर रहा है? असल क्वेश्चन तो ये है। लीडरशिप। मगरब हमारे लिए वैक्सीन ही नहीं बनाता, सिर्फ मगरब हमारे लिए मेडिसिन ही नहीं बनाता, सिर्फ मगरब हमारे लिए तालीमी निसाब ही नहीं बनाता, सिर्फ मगरब हमारे लिए लीडर्स भी बनाता है। जब तक ये प्लांटेड लीडरशिप जो कभी काउंसलर भी ना रहा हो, उस शौकत अजीज़ को उठा के पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म ला के खड़ा कर दिया जाए, ज़िला अटक से जितवा के, और उसके बाद वो वापस चला जाए अपने काम करने के बाद, जिस मुल्क में ये कुछ हो रहा हो, डू यू थिंक कि वहाँ पर इतना गंदा सिस्टम वो जिहाद की तरफ जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। 70 साल से शहीद साहब एक ही इस्तिलाह हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है, हालत जंग में है। आई डोंट थिंक सो कि कौन सा लीडरशिप कहाँ से आएगी, कौन लीड करेगा, आप क्या समझते हैं? उस दौर में हम नहीं थे ना, अब बेदार कर रहे हैं उम्मत को इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे अगले 5-7 सालों में क्या तब्दीली आ रही है। अगर हम जिंदा रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं तो ये है कि नजरियाती वर्कर आपको हर घर से निकलता हुआ नजर आएगा। अपना नजरिया हम दे आए अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमारे कारकुनान जो हैं वो कोई माँ की गोद में तरबियत हासिल कर रहा है, हाँ, कोई जो है वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तरबियत हासिल कर रहा है, कोई किसी मदरसे में बैठा। शहीद साहब ये बताइएगा, यहाँ पे जो भी आता है वो अपना एक, पहले 22 साल तक लोग इमरान खान का वेट करते रहे, अब आप कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप आएगी, हमारा जो कारकुन है वो अभी पढ़ रहा है, हमारा जो कारकुन है वो अभी सीख रहा है, तो इसका मतलब जो अभी की जनरेशन है, इसके जाने के बाद और नई जनरेशन आने के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा। आप मुझे बता दें, होना होता तो अभी तक हो चुका होता। 2 साल में क्या किया खान साहब ने, जो 22 साल में झूठ बोला कौम के साथ, कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी का नाम बेचा। मुशर्रफ ने तो उसे बेचा था ना, इसने आफिया सिद्दीकी के नाम को बेचा, उसके नाम पे वोट लिया, सिंपैथी ली लोगों की, रियासत मदीना के नाम को बेचा। आप मुझे बताएं, उस रियासत मदीना से एक गुस्ताखा को भेजने के लिए 1.25 लाख लोगों को आपने जेलों में भेजा, दर्जनों को आपने शहीद किया, FIR नामालूम अफराद के खिलाफ। क्या एक काम भी उसने किया पूरा?
आपके आफिया सिद्दीकी आज तक वापस नहीं आई। नेटो की सप्लाई का सबसे बड़ा मुखालिफ इमरान खान होता था, 2 साल हो गए जनाब अली, नेटो की सप्लाई पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? उसकी दुम पे पाँव आप रख सकते थे। अमेरिका को राह फरार चाहिए। कश्मीर का हल मैं आपको बहुत सिंपल से बता देता हूँ मुख्तसरन। इस 2 सालों में जब अमेरिका अपनी फोर्सेस को बाहर निकाल रहा है, उसके दरमियान अगर हम जिहाद कश्मीर नहीं करते तो आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी नहीं होना। नंबर 1 मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाना चाहता हूँ। वो इस वजह से कि अमेरिकन फोर्सेस निकल चुकी होंगी। आप कश्मीर में घुसेंगे, इंडिया यहाँ से मारेगा, वहाँ से अमेरिका मारेगा आपको। अभी आप अगर हिंदुस्तान में घुसते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो अमेरिका कभी भी ये जुर्रत नहीं कर सकता आपके खिलाफ कुछ करने की। उसकी दुम पे आप पाँव रख सकते हैं, और जब आप पाँव रखेंगे, सप्लाई रोकेंगे, तो वो वहाँ ये आधे तो वैसे घुटन से मरेंगे, आधों का भरगस या अफगान तालिबान निकालेंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ, अब तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और पिघल चुकी होगी पहाड़ों की बर्फ़, जो हम साल लेट कर चुके हैं। उस वक्त हमारे पास बेहतरीन मौका था। दूसरी चीज़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास हिंदुस्तान खुद जाएगा मसला कश्मीर को हल करने के लिए। आज से 5 साल 7 साल के बाद अगर आप जिहाद नहीं करते, वो मामला ही निपटा देगा। कश्मीर के नाम पे सियासत करने वालों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं कहेंगे कि जी कोई नया टॉपिक ढूंढो। वो किस तरीके से कि 5 साल के बाद इंडिया इस काबिल हो जाएगा कि कश्मीर से इलेक्शन जीते। वो पहले हिंदुस्तान कश्मीर पर काबिज था, अब वो उसका मालिक बन चुका है। इंडिया इज़ गोइंग टू मेक कॉलोनीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैंने आपके मर्दान से या आपके बूरे वाला से इलेक्शन लड़ने हैं, और वहाँ का लोग कहते हैं कि भाई इसका ताल्लुक अटक से है, जंड से है या पिंडी घेब से है, ये वहाँ पर आके इलेक्शन कैसे जीतेगा? तो मैं जंड और पिंडी घेब के लोगों को यहाँ से उठा के बूरे वाला में भेजूंगा, उनके वोट रजिस्टर कराऊंगा, अपने वोट ज़्यादा हो जाएंगे मेरे। जब 40,000 बंदों को भेज के वो मुझे वोट डालेंगे, 5-7 हज़ार बूरे वाला वाले अगर दे दें, तो तब मैं जीतूंगा। इंडिया यही कर रहा है कि हिंदू पंडिट्स को वहाँ शिफ्ट कर रहा है कश्मीर में। अब हु डजंट वांट्स टू बिकम अ सिटीजन ऑफ कश्मीर? खूबसूरत जगह है, प्यारा इलाका है, अच्छा मौसम है, वहाँ घास के पत्ते खाने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले और वहीं पर वॉशरूम यूज़ करने वाले, उसका भी ज़बरदस्ती टैक्स देने वालों को जब एक जन्नत मिल रही है, हु डजंट वांट्स टू क्या कहते हैं, हु डजंट वांट्स टू रिमेन देयर, हु डजंट वांट्स टू लिव देयर। इशू ये है कि जब वहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, इंडिया जाएगा जनाब प्लेबिसाइट करा दो, जैसे हम कहते हैं इलेक्शन करा दो या रेफरेंडम करा दो, और फैसला इंडिया के हक में आएगा। शहीद साहब जो बात कर रहे हैं, फैसल साहब, कितना अग्री करते हैं आप उससे कि ये जो जहाद कश्मीर है, इसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? क्या फिर से वही जो जहाद के नारे पाकिस्तान में लगाए जाते थे या आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर से लगाए जाते थे, प्रॉक्सी वार से लड़ा जाए, अपनी फ़ौज को आगे भेजा जाए, किया जाए? मैं पहले तो शहीर भाई की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। फिर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा, शायद आप समझ जाएं। जब कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ एग्रेशन में जब वहाँ का लोकल एक मुजाहिद खड़ा होता है, बुरहान वानी या किसी भी नाम से, और वो वहाँ पे लड़ना शुरू करता है, तो उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। ऐसे ही एक मुजाहिद से रब्ता हुआ, वहाँ से उन्होंने कॉल की और उन्होंने बताया कि आप लोग जिस तरह से हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, हम आप लोगों को सलाम पेश करते हैं। हालांकि ये बात हमें कहनी चाहिए थी कि वो मुजाहिद है और वो हमें वहाँ बैठ के ऑन कर रहा है जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे काम हैं, और वो सर पे कफन बांध के हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या ऐसी रीज़न थी कि आपने बंदूक उठाई? तो उसने बताया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे घर पे 2 लोग आए और वो मुजाहिदीन थे, और उनके पीछे पूरी एक प्लाटून थी जो वहाँ उनके पीछे आई। तो जब हमारे घर में उन्होंने स्टे किया, तो अब होता ये है कि वो कॉलोनीज़ में चले जाते हैं मुजाहिदीन। जब उन्होंने अटैक किया, वापस आए, वो कॉलोनीज़ में चले गए। अब उस पूरी कॉलोनी को वो 2-4 प्लाटून्स मिल के घेरती हैं और घर घर में तलाशी लेती हैं, औरतों की इसमत दरी होती है। तो कहते जब हमारे घर के करीब वो पहुँचे, तो मेरे वालिद साहब ने, मेरी 2 जवान बहनें थी, उनके साथ उन मुजाहिदीन को सुला दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये पकड़े ना जाएँ। इतनी बड़ी कुर्बानी वो दे रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दे। कहते मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ कि अगर मेरे वालिद साहब आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, तो क्या मैं बंदूक नहीं उठा सकता? हमने क्या करना है? हमने कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से हमने फ़ौज भेजनी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने
यहाँ से असला भेजना है, उनके पास असला भी है, उनके पास फौज भी है। तो मॉरल सपोर्ट तो पहले से कर रहे हैं ना, मॉरल सपोर्ट इस मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस मॉरल सपोर्ट की, जिसमें खान साहब कहते हैं कि कोई भी जो यहाँ से उस तरफ जाएगा तो वो कश्मीर कॉज का दुश्मन होगा। मुझे एक बात बताएं, आप करोड़ों लगा के इस्लामाबाद के अंदर जिना एवेन्यू पे एक झंडा लहरा देते हैं, करोड़ों लगा के, सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे आए हुए हैं उनकी आवाज़ दुनिया तक ना पहुँच सके। क्यों? वजह कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं और बहुत बड़े लेवल पे गलतियाँ हैं, जिनकी वजह से मैं बड़ा क्लियरली बताऊँगा, शायद आप लोग चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम मॉरली आज़ाद कश्मीर भी खो रहे हैं। जब तक हम उन्हें ऑन नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हम मॉरली 70 साल से खड़े हुए हैं, अगले 70 साल भी खड़े रहें, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। फैसल साहब, ये जो इंडिया और चाइना के दरमियान वादी गलवान लद्दाख में एक न्यू कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इनकी फ़ौजें आपस में एक दूसरे के सामने, आप क्या समझते हैं इंडिया इस सिचुएशन से अब चाइना के मुकाबला कर सकता है या इस कंट्रोवर्सी में फंस के रह गए? अच्छा, इसमें मैं बड़ी सिंपल सी बात करूँगा कि अगर हम पाकिस्तानी गैरत खा लें तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। करंटली सिचुएशन ये है, इंडिया तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो जंग करे चाइना के साथ, ना वो इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकते कि वो चाइना के साथ जंग करे, क्योंकि 8 इनकी रियासतें हैं जिनका वाहिद रास्ता इस एरिए से होके जाता है, जो बंगाल के साथ भी मिलता है, और ये जो 22 किलोमीटर की ये पगडंडी है, और ये चाइना ने सिर्फ इस वजह से उस पर चाइना प्रॉपर जो है ना वो इंडिया चाइना को टैक्स दे रहा है कि इस पगडंडी से मेरे जो रास्ता है, इस रास्ते को मेरे लिए ना रोका जाए, उस पर प्रॉपर टैक्स दे रहा है इंडिया चाइना को। ठीक है, अगर वो चाइना के साथ जंग करता है, जंग का मुताबिक नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले वो 8 रियासतें कटेंगी, और उन 8 रियासतों के अंदर चलने वाली जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो सबसे ज़्यादा परवान चढ़ेंगे जब रास्ता बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। आपने बंगाल में देखा, जो बंगाल में हमारे साथ हुआ, उनके साथ भी यही कुछ होगा अगर वो ये जंग की तरफ जाते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है, चाइना जो कुछ करने जा रहा है कश्मीर के अंदर, जिस तरह से अगर जंग होती है तो चाइना को सबसे जो अपने हवाई अड्डे हैं, जो चाइना को अपनी रास्ते यूज़ करने, वो सारे पाकिस्तान के साथ लिंक्ड हैं। जब तक पाकिस्तान उन्हें स्कर्दू की बेस नहीं देगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते इंडिया के अगेंस्ट। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है ये कि हम इस्तेमाल करें इस वक्त को, और इस वक्त को यूटिलाइज़ करके हम लगे हाथों कश्मीर का मामला भी हल कर लें, और मामला हल इसी तरह से होगा। कोई अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं करवाना, ये बड़ी सीधी सी बात है। हल तरीक़ाकार यही है, वो इरादा बात है कि आप प्रॉक्सी वार चाइना और इंडिया की करवा के आप कश्मीर आज़ाद करवाएं, या आप डायरेक्ट लड़के आज़ाद करवाएं, लेकिन आज़ाद इसी तरह से होगा, और इसको हमें मेरा ख्याल है यूटिलाइज़ करना चाहिए। शहीद साहब, 2017 में भी जो डोकलाम इसी के साथ जो एक मुल्क का इलाका है, उसमें भी 73 दिन तक इंडिया और चाइना की जो फ़ौजें वो आमने सामने रही, लेकिन बाद में मामला जो थे वो डायलॉग के ज़रिए हल कर लिए गए थे। क्या समझते हैं कि कोई डायलॉग की गुंजाइश जो है वो अभी तक बाकी है? हाँ, बिल्कुल बाकी है, क्योंकि एक नज़रियाती जंग नहीं है, इलाके की जंग है। न होती ना नज़रियाती जंग तो शायद ये सदियों तक रहती। ये एक हवस की जंग है, और मैं इत्तेफाक करूँगा चौधरी साहब की बात से कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान चाइना को यूटिलाइज़ करके यहाँ पर वो वाहिद जगह जहाँ अपनी मैन पावर भी देगा। अदरवाइज़ कोई मुल्क आपको, गैर मुस्लिम मुल्क अपनी फ़ौजें नहीं देता शहीद होने के लिए, वो आपको पैसे ज़रूर देता है, तो इधर वो अपनी फ़ौजें भी देने को तैयार है। लेकिन ये कश्मीरी है ना, पहले भारत काबिज़ था, अब चीन काबिज़ है। ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान लिखवा लेना चाइना से कि जनाब ये जब आप कब्ज़ा शब्ज़ा कर लें हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कश्मीर किसका हिस्सा है? रेफरेंडम वहाँ पर भी अगर आबादी आ जाती है आपके पास तो उनसे कराना होगा, आइदर टू एनेक्स देमसेल्व्स विद पाकिस्तान, विद इंडिया, और टू बिकम अ सेपरेट होमलैंड। कश्मीर इज़ फॉर द कश्मीरीज, दे हैव टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर। उनकी मर्जी होगी, अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहें, बेशक हमारे बॉर्डर्स लग रहे हों या ना लग रहे हों, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। अभी एक जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, करंट सिचुएशन, वो ये है कि मोदी को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और हज़ीमियत का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स को पहले कन्फाइन किया, फिर बाद में वो पब्लिक भी हो गई। तो इतना बड़ा इनिशिएटिव जब ले लिया गया और इतनी तारीखी किस्म की हज़ीमियत हो चुकी, उसके बाद आप समझते हैं कि इंडिया को बैकडोर पॉलिसी यूज़ करे? सर, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, ये बेहतरीन मौका था पाकिस्तान के पास कि इसमें पाकिस्तान अपने सारे बांग्लादेश के भी बदले उतार सकता था,
what India is doing in Balochistan, which is being done in Sindh in the form of GS and कौमी महाज, जो कुछ इंडिया उन्हें हड्डियां डाल रहा है राजा ताहिर की औलादों को, पाकिस्तान सबका काउंटर करके इंडिया के मुंह पे मार सकता था। ये जो इन लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट का काम किया। हमारा एक और सबसे बड़ा मसला ये है, इंडिया में 37 से 50 के करीब बड़े लेवल की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। असम में चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, जूनागढ़ में चल रही है, हैदराबाद दक्कन में चल रही है, खालिस्तान में चल रही है। हमने इनमें से किसी एक पे भी काम किया? चलो ठीक है, वो गुरुद्वारे शुरुद्वारे के खाते में थोड़ा बहुत खालिस्तान का काम करके सिद्धू को इधर आके झपी छपी डाल दी, अच्छा काम है, लेकिन लिस्टें ना बेचते ना माजी में ये काम तो करते रहे, तो आज खालिस्तान आज़ाद हो चुका होता है या आज़ादी के दहाने पे होता। अब ये है कि आसाम का नाम मेरे ख्याल है हमारे स्टेक होल्डर्स में से आधों को तो पता ही नहीं होगा। आज से 10 साल पहले जब मैं पूछता था ना इनसे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पता है तुम्हें? तो पता नहीं जी की है। मैं कहा चंगा तुसी स्टेक होल्डर्स है, चंगा तुसी पॉलिसी मेकर्स हो। इंडिया ने अभी ब्रास के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसने आपके स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, जिसमें ये अलायंस बनाया 3 तंजीमों का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अला नज़र बलोच चला रहा है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी बरामदाग बुगटी चला रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रिपब्लिकन बरामदाग एंड लिबरेशन जो है वो हरबियार मरी चला रहा है। ये तीनों कमज़ोर हो गए थे और एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, अब तीनों मिलके कर रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया था कि हिंदुस्तान ने अपने लोगों को बलूची लैंग्वेज के कोर्सेज कराए थे, रॉ के बंदों को, और उनसे फेसबुक आईडीज बनवा के यहाँ के बच्चों का एक्सप्लॉइट करना, फेक स्टोरीज बना के चलवा देना, बलोची लैंग्वेज में स्टोरीज बनवा के चला देना। हिंदुस्तान की 1.5 अरब आबादी में से कोई भी 2-4 बलोच शक्ल के बंदों को उठा के कह देना मुझसे मेरे साथ पाकिस्तान फौज ने जुल्म किया, उन्होंने आके औरतों के साथ तजलील की, ये किया वो किया जा सकता था। हमने क्या किया? हमने आज तक कश्मीर तो बहुत दूर की बात ना, हम तो ये खो बैठे हैं टू बी वेरी फ्रैंक। हमने बाकी तहरीकों को अगर सही तरीके से हम देखते तो इंडिया मजबूर हो जाता कि जनाब आप कश्मीर रख लें, इन तहरीकों से पीछे हट जाएं, क्योंकि कश्मीरी तो वैसे ही हमारा साथ नहीं दे रहे। यहाँ तो वैसे ही हम लोग अपनी 9-10 लाख की फ़ौज या 11 लाख फ़ौज उतार के बैठे हुए, उनका बजट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 40 करोड़ जो बनिया है हिंदुस्तान का वो फुटपाथ पे सो रहा है, वहाँ सोने का भी टैक्स दे रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आज ये लोग जो कोरोना वायरस का इलाज कराने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाहिल कौम जो कोरोना वायरस के इलाज के लिए ख़ुद को गोबर के अंदर लथपथ करके समझते हैं कि हम पवित्र हो गए, इस कौम को बहुत आराम से शिकस्त दी जा सकती थी। लेकिन उसमें जो फर्स्ट हमारे जो क्या कहते थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए थी, वो ये थी कि हम अपने ईमानी तकाजे पूरे कर लें, हमारे अंदर हम जज्बा जहाद से लबरेज हो जाएं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर जिस मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार वो कश्मीर की माँ कर रही है, आज वो मोहम्मद बिन कासिम बैठ के ओम शांति ओम के गाने सुन रहे हैं। आज उसके कॉलेज में चक दे इंडिया के गाने चलाए जा रहे हैं। आज जिस कौम को वो समझता था कश्मीर की माँ बहन बेटी के यार ये आके हमें बचाएगी, आज उस कौम की बेटियां जो है नीम बरहना हालत में आपके मीडिया पर रक्स करते हुए नजर आ रही हैं मॉर्निंग शोज में। जिससे आपको ये उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये आके हमारे सर पे दुपट्टा वापस दे देगी, आज उस कौम के कई स्कूलों में दुपट्टा या शलवार कमीज पहनने पे पाबंदी आए थे। मसला क्या है? मसला मुझे गिला आज अमेरिका से नहीं है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। आप जब तक अपनी सीवी उठा के पिंड के चौधरी के गिट्टों में बैठ के ये ना कहें कि चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर, असी तुहाडे प्यो दे भी नौकर, सानू नौकरी दे दो, असी तुहाडे मज़ारे बनने चाहते हैं, चौधरी कभी आपको मज़ारा नहीं बनाएगा, कभी आपको घास नहीं डालेगा, कभी आपको दाने नहीं देगा। हम लोग खुद जाके अक़वाम आलम के कमी बने हैं, हम लोग बहैसियत कौम खुद उनके मज़ारे बने हैं। फिर पिंड का चौधरी कभी भी आपकी बेटी को उठा के ले जाए आफिया सिद्दीकी की सूरत में, फिर पिंड का चौधरी कभी भी रात की तारीकी में आपके बच्चे को इस्लामाबाद की सड़क के नीचे घसीट दे, कुचल दे, कर्नल जोसेफ की सूरत में आप बाइज्जत तौर पे उसे नूर खान एयरबेस से रवाना कर देंगे। फिर पिंड का चौधरी जो है उसका एक नाजायज बच्चा रेमन डेविस की सूरत में कभी भी आपके 2 बच्चों को शहीद कर दे, आप बाइज्जत तौर पे उसे बरी भी कर देंगे, जेल में उसको पूरी सहूलियात भी देंगे। अब मैं वो करूँगा तो वहाँ पे केसेस खुल जाते हैं, आपको कैसे पता चला? मसला ये है
कि वो चौधरी का बिगड़ा हुआ बच्चा जब मुल्क से बाहर चला जाता है ना, तो वो जाके द कंट्रैक्टर बुक में लिखता है कि पाकिस्तानी चंद डॉलर की एवज अपनी माँ को भी बेच देते हैं। क्या ये हमारे लिए मौत नहीं है? हम जब तक इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, आज भी मैं सारा दिन लड़ता रहता हूँ अपने उलमा से, उन्हें कहता हूँ खुदारा 10-12 बंदे अपने मदरसे के तैयार कर दो जिन्हें तुम दरस निज़ामी कराने के बाद इनको अच्छा वेल प्रिपेयर करो दीनी दुनियावी तालीम के साथ, इन्हें CSS के इम्तिहान दिलवा दो। जब तक ये सिस्टम में नहीं जाएंगे, कल को आपकी बात किसी SHO ने भी नहीं सुननी। इनको ISSB के इम्तिहान दिलवा दो। जब ये जज्बे जहाद से लबरेज होकर सरशार होकर सिस्टम में जाएंगे, ओनली देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। अदरवाइज यही होगा, वो हल्फनामे में तरमीम हो रही है, कश्मीर का सौदा हो रहा है, मुसलमानों की इज्जत को बेचा जा रहा है, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचने के लिए हम रास्ते फराहम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आखिर में इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।